दोस्तों सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 20 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। हमारे यहाँ जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे वो इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो या वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो, दोनों बच्चे माध्यम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स यूपीएससी यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए या एसएससी, रेलवे, कोई भी परीक्षा दे उन सब के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। और 100% आप क्वेश्चन इससे देखेंगे आते हुए। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो करंट अफेयर्स में आपको 30 एमसीक्यू मैं कराता हूँ, मतलब आपको 30 एमसीक्यू कराता हूँ। और ये जो एमसीक्यू रहते हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन भी रहते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसमें आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आपको जो है असर्शन रीजन क्वेश्चन भी रहते हैं। और मैं आपसे बोलता हूँ नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के, पढ़े, रिवीजन करिए ताकि आपके करंट अफेयर्स के स्टैंड पे मजबूत हो, क्योंकि इस लेसन लेना है तो पेन उठाना है, ये तो बात मान के चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे अभी अभी क्या हुआ है, 19 जून को, मतलब यस्टरडे द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे वाज ऑब्जर्व। क्या है कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है? पहली बात तो सिकल सेल मतलब क्या होता है कि जब आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, हंसिया आकार हो जाता है, तो हेलिक्स शेप हो जाता है। जब इसका आकार हेलिक्स शेप हो जाता है तो हमारे शरीर में ब्लड ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, रक्त की सप्लाई कम हो जाती है। और इस सप्लाई कम होने की वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है। तो ये क्या है, एक ये अनुवांशिक रोग है, मतलब ये जेनेटिक डिसीज है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये जेनेटिक बीमारी है। इसमें क्या मैंने आपको बताया, रात लाल रक्त कोशिकाएं गोल हो जाने के बजाय क्या हंसिया हेलिक्स शेप हो जाता है, ऐसे ऐसे करके शेप हो जाता है इनका, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं को इसे विकृत रूप से कारण कोशिकाएं समय से पहले नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर में क्रोनिक रूप से रक्त की कमी हो जाती है। देखिए गोल है, गोल क्यों रहती है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो सके, प्रॉपर हो सके। और जब ये कम हो जाएंगी, हेलिक्स शेप हो जाएगा, तो हमारे रक्त अल्पता मतलब एनीमिया हो जाएगा। अच्छा, भारत में देखा जाए तो भारत में जो हमारा अनुसूचित जाति समाज के भाई लोग हैं, इनमें जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कि इसका प्रसार जो है भारत में एसटी समाज में क्या है, ज़्यादा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एल्युमिनियम, अच्छा एल्युमिनियम मिशन मतलब क्या है कि भारत ने क्या टारगेट किया है, एट द रेट 2047 2047 तक, अर्थात जब हमारे देश के आज़ादी के 100 वर्ष क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि 2047 तक एक विकसित भारत बने। तो उसी का टारगेट लेते हुए हमने जो है 2047 तक एनीमिया को पूरी तरह से मुक्त करने का, उन्मूलन करने का क्या रखा है, टारगेट रखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, 19 जून। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल निम्नलिखित किस तिथि को मनाया जाता है, 19 जून को। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिकल सेल डिसीज इन इंडिया। भारत में सिकल सेल बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज एन एक्वायर्ड ब्लड डिसऑर्डर दैट डिफॉर्म रेड ब्लड सेल इनटू सिकल सेल। ये एक अर्जित रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकल सेल में बदलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात उनका सच है कि सिकल सेल में बदल देता है। इन इंडिया शेड्यूल ट्राइब सोसाइटी आर मोस्ट हाईली अफेक्टेड ग्रुप। भारत में अनुसूचित जाति समाज सबसे अधिक प्रभावित है, ये भी बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट टारगेट टू एलिमिनेट डिसीज बाय 2047। और भारत सरकार ने इसे क्या है कि 2047 तक इसको क्या है वो रखा है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अर्जित डिसीज एक्वायर्ड नहीं है। एक्वायर्ड मतलब होता है कि ये बीमारी किसी से हम ले रहे हैं, ये क्या है, हायरार्किकल डिसीज है। ठीक है, हायरार्किकल मतलब अनुवांशिक बीमारी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्वायर्ड नहीं है। एक्वायर्ड मतलब कि वह बीमारी जो हमारे पास नहीं, हमने किसी दूसरे से ग्रहण कर लिया, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, चाहे सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए, उससे अगर हमने ग्रहण कर लिया तो उसको एक्वायर्ड कहते हैं, जैसे एड्स को कहते हैं। लेकिन ये ऐसी बीमारी तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, पहला आपका गलत हो गया। ठीक है, अर्जित नहीं है, ये क्या है, अनुवांशिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिकल सेल डिसीज फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट क्रोनिक एनीमिया इन अफेक्टेड पेशेंट। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है सिकल सेल बीमारी अक्सर प्रभावित रोगों को क्रोनिक एनीमिया के रूप में प्रकट होती है। बिल्कुल, क्रोनिक मतलब कि एक अच्छा खासा एनीमिया, मतलब क्रोनिक डिसीज हो जाती है ये। ठीक, अच्छा, द एबनॉर्मल सिकल सेल शेप ऑफ ब्लड सेल लीड टू प्रीमेचर डिस्ट्रक्शन लोअर ब्लड फॉर्मेशन। लाल रक्त कोशिकाओं का असमान सिकल सेल का आकार समय से पहले नष्ट होने, कम रक्त निर्माण की ओर ले जाता है। बात सही है। जब ये क्या हो जाए, क्रोनिक डिसीज है, एनीमिया हो जाएगा, तो ब्लड की कमी तो हमारे अंदर हो ही जाएगी। तो क्या कह रहा है, कम रक्त निर्माण की ओर क्या करता है, ले जाता है। नेक्स्ट करते हैं। अभी अभी क्या हुआ है
कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में 4 नमो सिटी बनाने का लक्ष्य है। नमो मतलब आप लोग जानते होंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म इसको नमो कहते हैं, ऐसे नमो। जैसे आपने काशी में देखा होगा नमो घाट है, जाएंगे तो हाथ के शेप में जोड़े हुए पड़े नमो घाट। तो वैसे ही क्या है कि एक नमो सिटी जो है सरकार ने क्या किया है, बनाने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य में क्या है, दिल्ली एनसीआर रीजन में 4 शहर की अवधारणा प्रस्तुत की गई। मतलब कहाँ कहाँ पर, दिल्ली एक है, एक हरियाणा है आपका, हरियाणा के बाद आपका क्या कहते हैं राजस्थान है, अलवर भिवाड़ी क्षेत्र आता है, उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश का है। तो मतलब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब जगहों में से एक एक शहर बनाए जाएंगे। अच्छा, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब क्या है कि जीरो से शुरुआत की जाएगी। मतलब कोई ऐसा नहीं कोई पुराना शहर हो उसको हम और सुधारें या उसमें और इनोवेशन करें या और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इम्प्रूव करें, ऐसा नहीं करना है। हमें शून्य से, मतलब कि नया शहर का एक निर्माण करा जाएगा इसके तहत। अच्छा, इसके तहत हमने बताया था आपको कि क्या कहते हैं कि 4 शहर होंगे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एक ही शहर होंगे, अलग अलग राज्यों से चुना जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्यों ऐसा किया गया है? अच्छा देखिए, दिल्ली में क्या है कि समग्र रूप से कुल 27 प्रशासनिक जिले शामिल है। मतलब कि एनसीआर बनाने के लिए, एनसीआर में कितने जिले आते हैं, 27 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 डिस्ट्रिक्ट को क्या एनसीआर में इंक्लूड किया गया है। अच्छा, 4 नमो सिटी प्रोजेक्ट अप्रूव बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, कैटेगराइज अर्बन इस टाइप ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, आपको पता है। अच्छा, इसके मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 4 नमो सिटीज परियोजना किस प्रकार से शहरी रूप में विकसित किया गया है, किस तरह से, शून्य से विकसित की जाए ग्रीनफील्ड परियोजना। ये याद रखिएगा, ये ग्रीनफील्ड परियोजना है, ठीक है ना। ब्राउनफील्ड मतलब क्या होता है कि फिर से डेवलप किया जा रहा है, तो ये क्या है, ग्रीनफील्ड परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। Which of the following combination of state duties are targeted for building 4 Namo cities under the approved NCR blueprint? क्या कह रहा है, ब्लूप्रिंट एनसीआर अनुमोदित ब्लूप्रिंट के तहत 4 नमो सिटीज के निर्माण के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित कौन से संयोजनों को लक्षित किया गया है। ठीक है, तो किसको लक्षित किया गया है, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आपको पता है दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है। तो कौन सा आंसर हो गया, 1 3 4 5। ठीक है, पंजाब तो है नहीं, है ना, तो पंजाब पड़ जाएगा आपको। नेक्स्ट, द 4 नमो सिटीज प्रोजेक्ट इंटेंट टू एस्टेब्लिश कंप्लीटली ब्रांड न्यू अर्बन सेंटर अक्रॉस एनसीआर। दे, ये बात बिल्कुल सही है कि 4 नमो सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि नए अर्बन स्मार्ट सेंटर बनाए जाएंगे, मतलब अर्बन शहरी केंद्र स्थापित की जाएंगे, स्मार्ट सिटी। देयर टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट इन द एनसीआर रीजन स्पैनिंग अक्रॉस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में कुल 27 जिले हैं। दोनों सही, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ी कि 27 जिलों की वजह से बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए कि हम भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या होने का दावा करते हैं, अच्छी चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम युवाओं का देश है, वी आर द कंट्री ऑफ यूथ। बट सोचिए कि 200 देशों की यूनिवर्सिटी शामिल, 200 यूनिवर्सिटियां शामिल हुई हैं, उनमें से केवल हमारी 3 यूनिवर्सिटी है। सोच लीजिए, मतलब 3 यूनिवर्सिटी बस ऐसी हैं जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आई हैं। वो भी मतलब हम बात करें, सोचिए टॉप 100 में, टॉप 100 में देखा जाए तो एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। कितनी दुख की बात है, मतलब एक कष्टप्रद बात है कि शिक्षा प्रणाली हमारे देश की ऐसी है कि हम टॉप 100 में भी नहीं आ पा रहे, जबकि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या होने का हम दावा रखते हैं। चलिए, अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, कहाँ से रिलीज होती है, लंदन से रिलीज होती है। पहला सवाल क्या पूछ सकता है, कहाँ से रिलीज होती है, लंदन से हो सकती है। टॉप 200 में केवल जो है 3 भारतीय यूनिवर्सिटी है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी मद्रास है। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 200 में शामिल है। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो आईआईटी दिल्ली भारत में प्रथम है और वैश्विक रूप से क्या है, 118वां, मतलब टॉप 100 में भी हम नहीं है, देख लीजिए। 118वां स्थान ग्लोबली हमारा है। अच्छा, निराशाजनक रूप में इस संस्करण में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय टॉप 100 के विशिष्ट ब्रैकेट में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ। तो कोई भारतीय विश्वविद्यालय नहीं आया। सोचिए, विश्व गुरु भारत का कोई भी विश्वविद्यालय जो है टॉप 100 में नहीं आया है। अमेरिका की क्या कहते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी फ्रॉम यूएसए क्लेम टू टॉप रैंक ग्लोबली। आप अक्सर सुनते होंगे जो एमआईटी है यूएसए का, ये क्या है, ये दुनिया भर में क्या है, टॉप ग्लोबल रैंक लेके आता है।
और यूएसए ने अब तक जो है सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है यूएसए की इसमें क्या है शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि अमेरिका की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है किसमें आई है, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। सोचिए कितनी, मतलब हॉवर्ड्स हो गई, एमआईटी हो गई, मतलब कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी सोचिए है, पर हमारे भारत की सोचिए टॉप 100 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है ना। इतना संख्या किसकी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। एमआईटी देखिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि फर्स्ट ही आता है, फर्स्ट सेकंड चलता रहता है ऐसा। विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट इमर्ज टॉप रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी रिसेंटली रिलीज यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027, कौन है आपका, आईआईटी दिल्ली। 118वीं वैश्विक रैंक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि वैश्विक स्तर पे कौन सी रैंक है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सा प्रमुख संस्थान शीर्ष रैंकिंग वाला भारतीय विश्वविद्यालय बनकर उभरा, कौन सा उभरा है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इज द टॉप इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया इन, चाहिए तो होगी, चलिए नेक्स्ट। Reference with reference to QS University Ranking 2027 consider the following statement. QS World University Ranking 2027 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द रैंकिंग कंपाइल्ड एंड रिलीज एनुअली फ्रॉम न्यूयॉर्क यूएस, एक गलत हो गया, मैंने बताया कि यूके लंदन से रिलीज होता है तो पहला गलत हो गया। ये रैंकिंग सालाना न्यूयॉर्क यूएस से संचालित की जाती है, बात गलत हो गई। Exactly 3 Indian universities managed to find a place in the global top 200 लिस्ट, ये बात सही है। केवल 3 भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक टॉप 2 में सूची में जगह बनाने में सफल रहे, बात बिल्कुल सच है। नो इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड रैंक विद इन द ग्लोबल टॉप 100, ये भी बात सही है कि हम जो है मतलब दुनिया भर में विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, पर टॉप 100 में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर में 2 और 3 क्या हो गया, सही हो गया, बाकी जो है क्या हो गया हमारा गलत हो गया। असंजन करते हैं। MIT यूएसए होल्ड द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक while the Indian university lagged outside the top 100 in QS 2027 report। QS 2027 की रिपोर्ट में यूएसए दुनिया में नंबर 1 रैंक पर, जबकि भारतीय विद्यालय टॉप 100 से भी बाहर है, बिल्कुल सही बात है। आईआईटी दिल्ली सिक्योर्ड द 118 पोजीशन ग्लोबली मेकिंग द हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये भी बात सही है। लेकिन इसीलिए तो आईआईटी नहीं आ गया ना, ऐसा तो नहीं कि यूएसए 1 रैंक है तो इसलिए आईआईटी भी आ गया, तो ऐसा तो नहीं है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। पंजाब कादियान ब्यास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, अभी अभी क्या है, आपने सुना होगा रेलवे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है बिट्टू जी जो है, क्या नाम है इनका, नवनीत सिंह बिट्टू जी द्वारा, अभी इनके द्वारा क्या किया गया है, एक पंजाब कायदान ब्यास रेलवे प्रोजेक्ट लाइन को क्या दिया गया, रिस्टार्ट किया गया, या कहते हैं रिज्यूम किया गया है। अच्छा है कि यहाँ एक अभी मान लीजिए यहाँ एक शहर का नाम आपने सुना होगा अमृतसर, यहाँ एक शहर का नाम आपने सुना होगा गुरदासपुर, क्या सुना होगा, गुरदासपुर। तो गुरदासपुर में एक जगह है कादियान, क्या है, कादियान। अच्छा, और यहाँ पे जगह क्या है, ब्यास, यहाँ क्या है, ब्यास। तो इसके मध्य क्या है कि 39.68 39.68 किलोमीटर की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को क्या दे दी गई, मंजूरी रह गई है। लगभग कितने साल बाद दिया गया, 100 ईयर्स बाद, 100 वर्षों बाद इसकी क्या है, मंजूरी दी गई। देखिए ऐतिहासिक पंजाब कायदान रेलवे लाइन पर परियोजना को लगभग 100 वर्षों तक ठप रहने के बाद आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। घोषणा किसने की, नवनीत सिंह बिट्टू द्वारा की गई। अच्छा, ये कहाँ से, ब्यास और गुरदासपुर शहरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। कितनी दूरी के बीच है, लगभग ये 39.68 किलोमीटर है। और कितना आवंटन किया गया, 1400 करोड़ रुपए। मतलब इसके लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, 1400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अच्छा, द कायदान ब्यास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट विच वाज रिज्यूम आफ्टर ए सेंचुरी ऑफ स्टैग्नेशन लोकेटेड इन विच स्टेट, पंजाब। एक सदी के गतिरोध के बाद फिर से शुरू की गई कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस भारत राज्य में स्थित है, पंजाब में। नेक्स्ट, देखिए 3 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा दिया हूँ, क्योंकि देखिए जैसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है वैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी इसको पढ़िए जरूर एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंजाब कायदान ब्यास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, क्या कह रहा है इसके बारे में, द रिजेंशन ऑफ प्रोजेक्ट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे नवनीत सिंह बिट्टू, बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, इस परियोजना को फिर से शुरू करने की घोषणा केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इट इस्टेब्लिश अ रेल कनेक्टिविटी बिटवीन अमृतसर एंड गुरदासपुर, ये भी सही है। क्या कह रहा है, ये अमृतसर गुरदास के भी रेलवे नेटवर्क को स्थापित करता है, बात बिल्कुल सही है। टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेट 39.66 किलोमीटर विद बजट ऑफ 1400 करोड़, ये भी बात सही है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 39.68 किलोमीटर, बजट कितना, 1400 करोड़ रुपए का है। तीनों सही है स्टेटमेंट, है ना। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक सरकारी आंसर।
द कायदान ब्यास रेल लाइन प्रोजेक्ट इज ए क्रिटिकल कनेक्टिविटी लिंक वाज डिलेड फॉर नियरली 100 ईयर। बिल्कुल सही बात है। कादियान ब्यास रेल लाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण संपर्क लिंक है जो लगभग 100 वर्षों से लंबित थी। द करंट प्रोजेक्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 39.68 किलोमीटर लाइक लिंक गुरदासपुर विद अमृतसर। ये भी सही है। वर्तमान परियोजना 39.68 किलोमीटर तय करती है, गुरदासपुर को अमृतसर से जोड़ती है। लेकिन इसीलिए 100 डिले था, तो ये तो इसका रीजन नहीं है ना, तो सही दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, सान कंजर्वेशन सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो जानते हैं सान का फुल फॉर्म क्या है। सान का फुल फॉर्म है SHAN, स्नो लिपर्ड एट हाई एल्टीट्यूड नेचर। क्या है? स्नो लिपर्ड एट हाई एल्टीट्यूड नेचर। क्या है कि लद्दाख, ये शुरू कहाँ किया गया? लद्दाख में शुरू किया गया है। लद्दाख में किसने किया है? आपको पता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं कि लद्दाख एक क्या है, एक यूटी है। अच्छा, तो गवर्नर कौन है? VK सक्सेना जी। कौन है? VK सक्सेना जी। तो जो VK सक्सेना जी हैं, ये क्या है कि इन्होंने क्या किया है, एक सान, क्या कहते हैं, सोसाइटी का क्या क्या फॉर्मेशन किया है। अच्छा, किस लिए किया है? कंजर्वेशन ऑफ स्नो लिपर्ड एंड फ्रेजाइल हाई एल्यूमिनियम मॉर्कन इकोसिस्टम। मतलब कि जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्नो लिपर्ड के संरक्षण के लिए इस पहल को, क्या कंजर्वेशन सोसाइटी को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अच्छा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? गवर्नर जो है लद्दाख के, गणांक VK सक्सेना जी द्वारा। कौन जी? इस ट्रस्ट सोसाइटी की औपचारिक स्थापना लद्दाख के उपराज्यपाल LG द्वारा की गई है, लद्दाख द्वारा VK सक्सेना जी द्वारा की गई है। अच्छा, हिम तेंदुआ क्या है कि ऊंची, मतलब बहुत ही, पहली बात तो ऊंचे पहाड़ों में रहता है, तो हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पर रहता है, ऊंचे में। और दूसरी चीज क्या है कि ये क्या है कि एकदम बर्फ ढके पहाड़ों पे भी रहता है, मतलब बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों में ये रहता है। कौन रहता है? ये जो तेंदुआ है, ये कहाँ है? ये तेंदुआ जो है बर्फ से ढके पहाड़ों पे, मतलब ये मान लीजिए पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एल्टीट्यूड में रहेगा, और ये पहाड़ क्या होगा? बर्फ से ढका रहेगा, उस पर रहता है। हिम तेंदुआ स्वाभाविक रूप से उच्च इलाके, बीहड़ इलाकों में रहता है, इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहते हैं। हिम तेंदुआ केंद्र शासित लद्दाख में नामित अधिकारी। अच्छा हाँ, ये क्या है? हिम तेंदुआ क्या है? लद्दाख का जो है स्नो लेपर्ड क्या है? लद्दाख का क्या स्टेट एनिमल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। द एनिमल नोन एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन विच इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ एनिमल ऑफ द एनिमल। घोस्ट ऑफ द माउंटेन के नाम से जाने जाने वाला जानवर जो लद्दाख का राज पशु भी, उसका नाम क्या है? स्नो लेपर्ड। क्या नाम है? स्नो लेपर्ड। द स्नो लेपर्ड फेमसली, हो गया। चलिए, विच वॉज द एक्रोनिम सान स्टैंड फॉर द कंटेस्ट ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश कंजर्वेशन सोसाइटी इन लद्दाख। लद्दाख की नव स्थापित संरक्षण सोसाइटी के संदर्भ में सान का क्या अर्थ है? सान का आपको पता है? स्नो लिपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। बताइए आपको, स्नो लिपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर इसका फुल फॉर्म है। Assassination question. The San Conservation Society setup secured the long-term survival of the snow leopard। बात बिल्कुल सही है। हिम तेंदुओं को दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए सान सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही बात है। द स्नो लेपर्ड इज एन एपेक्स प्रेडेटर दैट इज परफेक्टली अडैप्टेड टू सर्वाइव द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। सही बात है। हिम तेंदुआ शीर्ष शिकारी है जो लद्दाख के राज पशु के रूप में जीवित रहने की वजह से अनुकूलित है। देखिए, इसका अडेप्टेशन क्या है, वहीं पे आपका लद्दाख में ही है, तो इसीलिए क्या है कि इसको कंजर्व किया जा रहा है ताकि ये जो है रह सके या बच सके इसकी प्रजाति। तो सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी अभी क्या हुआ है कि नियुक्ति हुई, किसकी नियुक्ति हुई? बीबल एंड पटेल टू ITLOS। ITLOS क्या है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। मतलब अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल जो है समुद्र के कानून, लॉ ऑफ द सी के लिए एक ट्रिब्यूनल है। इस ट्रिब्यूनल में जो है एक जज बन के कौन अपॉइंट हो गए हैं? प्रोफेसर बिमल एन पटेल जी। ठीक है, बिमल एन पटेल जी जो एक भारतीय भी है, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ पे हो गई है? इनकी अपॉइंटमेंट जो है ITLOS जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, इसमें अपॉइंटमेंट हो गई है। अच्छा, ये कब फॉर्म हुआ था? ये कन्वेंशन 1982 में साइन हुआ था। 1994 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की सिग्नेचर कब हुई थी, मतलब इसकी साइन कब हुआ था? 1982 में। और इसको इन्फोर्समेंट कब किया गया, मतलब ये लागू कब से हुआ हस्ताक्षर होने के बाद? 1994 से। इसका एम क्या है? इसका एम है कि पहली बात तो इंटरनेशनल नेविगेशन को रेगुलेट करना, मैनेज करना, अंतरराष्ट्रीय कानून बनाना, मैरीटाइम बाउंड्री को पता करना। मतलब जैसे मान लीजिए समुद्र है, कितने नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्र को जो दूरी नापते हैं हम नॉटिकल माइल्स मानते हैं। तो
कितनी नॉटिकल माइल दूरी पे किसका क्या क्षेत्र रहेगा, कैसे क्या परिचालन होगा नौकाओं को, क्या नए इनोवेशन करने चाहिए, नेविगेशन टेक्निक्स वगैरह, इस पे ये काम करता है। ये ट्रिब्यूनल इस पे काम करता है। ये ट्रिब्यूनल वैश्विक कानूनी प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 21 निर्वाचित सदस्यों से बनकर एक संरचित निकाय के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या है कि 21 निर्वाचित स्वतंत्र सदस्य हैं इसमें। मतलब इसमें जो है कुल 21 जो है क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, उनके ही साथ ही है, मतलब उन्हीं के उस पर काम करता है। विशेष रूप से भारतीय न्यायविद नीरू चड्ढा पहले इसके न्यायिक उपाध्यक्ष में कार्य कर चुकी है। मतलब इसकी न्यायिक उपाध्यक्ष कौन है, कौन है, नीरू चड्ढा जी। नीरू चड्ढा जी क्या है इसकी, ये भी एक जूरिस्ट है, ये भी इसके क्या है, उपाध्यक्ष है। आईटीओ का स्थायी मुख्य, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है आईटीएलओएस का, इसका कहाँ है, इसका हैम्बर्ग जर्मनी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द ITLOS लोकेटेड इन हैम्बर्ग जर्मनी। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी का स्थायी मुख्यालय कहाँ पर है, हैम्बर्ग जर्मनी में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ITLOS। इंडियन प्रोफेसर बिमल एन पटेल एज अपॉइंटेड एज द जज इन द ITLOS। बिल्कुल सही बात है। ITLOS और हालिया नियुक्ति के संदर्भ निरीक्षण करने पर विचार कीजिए। भारतीय प्रोफेसर बिमल एन पटेल को ITLO न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। बात बिल्कुल सच है, सही है। ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 21 इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट हाईएस्ट एप्लीकेशन। ये बात भी सही है। ट्रिब्यूनल में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 21 स्वतंत्र सदस्य के रूप में शामिल है और 21 इंडिपेंडेंट मेंबर है। हमको बताइए, आपको मैं इंडिपेंडेंट मेंबर है। अच्छा, ट्रिब्यूनल की स्थापना 1982 में हुई और हस्ताक्षर 1994 में लागू होने वाले कन्वेंशन द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है। साइन का वो 1982 में और इन्फोर्स का वो 1994 में। तो क्या हो गया सरकारी आंसर, 1-2-3। Professor Bimal N. Patel will represent the Indian legal presence within the 21 independent member panel of ITOLOS हैम्बर्ग। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, प्रोफेसर बिमल एन पटेल हैम्बर्ग स्थित ITOLOS में 21 स्वतंत्र सदस्यीय पैनल के भीतर भारतीय कानूनी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। अच्छा, नीतू चड्ढा ITOLOS सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली और बाद में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला थी। बात बिल्कुल सही है, ये पहली भारतीय महिला भी थी, उपाध्यक्ष भी है ये। तो ये बात भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़े है किसी वजह से क्या कहते हैं कि कानूनी उपस्थिति हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों सही है। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, अभी अभी क्या हुआ है, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2026। भारत और मंगोलिया, भारत की राजधानी क्या, नई दिल्ली, और मंगोलिया क्या, उलान बटोर। अभी अभी भारत और मंगोलिया के बीच में एक अभ्यास होने जा रहा है, जिसका होस्ट कौन कर रहा है, मंगोलिया। इसका होस्ट कौन कर रहा है, मंगोलिया कर रहा है। तो युद्ध का होस्ट कौन कर रहा है, मंगोलिया कर रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हो रहा है। अच्छा, ये कब से कब हो रहा है, ये हो रहा है 20 जून से 3 जुलाई तक। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाओं के बीच सामरिक समन्वय और सहयोग स्थापित करना। मतलब जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, इसका क्या है, एम है। किसका, खान क्वेस्ट 2026 जो एक्सरसाइज है, इसका एम क्या है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस है इनके बीच में क्या स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन। विच सिटी सर्विंग एज द ऑफिशियल होस्ट वेन्यू फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, कौन है, उलान बटोर, मंगोलिया। कौन सा शहर बहुराष्ट्रीय सैन्य शांति सेना अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 के लिए आधिकारिक मेजबान के रूप में कार्य कर रहा है, उलान बटोर, मंगोलिया। Consider the following statement regarding the exercise Khan Quest. It is a bilateral military exercise conducted strictly between India and Mongolia with no other participant. ठीक है, ये बात बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्स सभी की है ना। लेकिन प्योरली ये बायलेटरल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, प्योरली ये बायलेटरल नहीं है। और भी देशों के लोग शामिल, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन सबसे करना है ना, तो और देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो प्राइमरी गोल जो तो क्या है कि कड़ाई से भारत और मंगोलिया के बीच ऐसा नहीं है, पूर्णतः ये द्विपक्षीय नहीं है, पूर्णतः ये बायलेटरल क्या है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक शांति और सेनाओं के बीच समन्वय सहयोग बढ़ावा देने की बात बिल्कुल सही है। इसी तो हो रहा है कि समन्वय हो पीस कीपिंग फोर्स के बीच। ये अभ्यास जून के अंत में जुलाई की शुरुआत की जाने अवधि में आयोजित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि लेट जून से 20 जून से चालू हो रहा है। मैंने आपको बताया जुलाई तक जाएगा, ये भी बताया मैंने आपको। तो क्या हो गया, 2-3 सही हो गया। इंडियन आर्म फोर्सेस सेंट ए लार्ज कंट्रीमेंट टू उलान बटोर एनुअली टू पार्टिसिपेट, कौन कह रही है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय सशस्त्र बल कॉन्क्वेस्ट में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष उलान बटोर में टुकड़ी भेजते हैं, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि अभ्यास कॉन्क्वेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाना, ये बात भी सही है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सेना है उनके बीच क्या करना, नेशनल कीपिंग फोर्स में के बीच क्या कोलेबोरेशन, मतलब क्या कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, क्या बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। तो ये सही, आपसे उसका क्या एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, सोशल मीडिया द्वारा एक यूएई में भी बैन कर दिया गया है बच्चों के लिए। यूएई सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यूएई
नेटेड। अब देखिए क्या किया है, मैं बता रहा हूँ आपको कि यूएई ने क्या किया है कि 15 वर्ष से बच्चों के लिए क्या है, सोशल मीडिया मतलब क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। मतलब ऐतिहासिक विधायी प्रतिबंध, मतलब इन्होंने लेजिस्लेटिव द्वारा जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। और इसको जो है कड़ाई से लागू करने के लिए भी क्या किया है, बोला है जो भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं उनसे, दुबई ने, यूएई ने बोला है कि आप इसका पालन कड़ाई से करेंगे। और ऐसा नहीं कि जैसे सोशल मीडिया आप लोग देखते हैं कि परमिशन मांगता है कि अपने माँ बाप से परमिशन लिए हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपको कड़ाई से नियम बनाने होंगे। और ऐसा करने वाला जो अरब देशों में दुबई क्या, यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है क्या बन गया, ऐसा पहला देश बन गया है। अच्छा, इसका कारण क्या है जो ऐसा किया है, क्या है कि छोटे बच्चे से क्या डिजिटल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक, मतलब क्या कि छोटे बच्चों को मजबूत डिजिटल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कानूनी सीमा दरकिनार करने के लिए माता पिता की स्पष्ट अनुमति समान नहीं, मतलब आप बोल दें कि हमने माता पिता से अनुमति ले ली, अब जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ डाला, ठीक, और आपकी 18 से कम आ रही है, 15 साल से कम, और आपने बोला नहीं हम माँ बाप से परमिशन ले लिए, तो इस चीज़ को नहीं माना जाएगा। दुबई के कानून में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, नियामक निकाय विश्व स्तर पर उन्नत सोशल मीडिया अल्पायु प्रणालियों को कड़ाई से मजबूत करने, लागू करने सलाह देता है। अच्छा, मतलब क्या कह रहा है, देखिए आजकल जरूरी भी सोशल मीडिया बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चों पे, छोटे बच्चों पे ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से लागू किया गया है। Which Arab country recently became the first in the region to legally ban social media for children below age 15? कौन है भैया? सऊदी अरब, यूएई, सॉरी, यूएई, ठीक है ना। कौन सा अरब देश हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया को कानूनी रूप से प्रतिबंध करने वाला क्षेत्र का पहला देश बन गया है? यूएई। Consider the statement regarding new child social media policy in the UAE. The law restricts children below the 15 age from accessing social media platform. बिल्कुल सही बात है। ये कानून 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग करने से रोकता है, बिल्कुल सही बात है। पेरेंटल परमिशन कैन लीगली ओवरराइड द रिस्ट्रिक्शन इन द स्पेशल एजुकेशन केसेस। क्या कह रहा है कि वैश्विक शैक्षिक मामलों में माता पिता की अनुमति कानून प्रतिबंध को अमान्य कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। माँ बाप की अगर अनुमति हो गई तो भी नहीं कि आपको हाँ भर दिया, आप 15 वर्ष से कम यूज नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो लॉ कॉल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टेक्निकल सोशल मीडिया वेरिफिकेशन कंट्रोल। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, एक दूसरा देखिए क्या कह रहा है, वैश्विक शैक्षिक मामले, नहीं नहीं, विशेष मामले, ये भी गलत है, नहीं विशेष मामले में, किसी मामले में आपको माँ बाप परमिशन नहीं मानी जाएगी। देखिए लिखा नहीं है स्पेशल एजुकेशन केसेस में, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, किसी मामले में माँ बाप की कोई मतलब ही नहीं, माँ बाप की राय को नहीं अमान्य कर दिया जाएगा। ये कानून तकनीकी सोशल मीडिया सत्यापन नियंत्रण को मजबूत करने की मांग कर रहा है। हाँ, बात बिल्कुल सही बोला गया है ना कि जो भी कानून होंगे, जो भी सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन, उसको कड़ाई से पालन करना है। तो क्या हो गया इसमें, एक वचन क्या हो गया, सही हो गया। द यूएई गवर्नमेंट हैज prohibited the platform for hosting user under 15 age regardless the parental consent form। बिल्कुल सही बात है। माँ बाप की सहमति पत्रों के बावजूद 15 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ता को प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने से प्रतिबंध कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। माँ बाप परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको नहीं यूज करना तो नहीं करना है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड चिल्ड्रन डिजिटल सिक्योरिटी एंड काउंटर वल्नरेबिलिटी ऑनलाइन, बात बिल्कुल सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चों की डिजिटल सुरक्षा की रक्षा करना, ऑनलाइन कमजोरी का मुकाबला करना है, ये बात बिल्कुल सही है। मोम्बासा डिक्लेरेशन, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप मान लीजिए कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको चाहें तो इसको ग्रीन कलर से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी अभी क्या हुआ है कि मोम्बासा डिक्लेरेशन आया है, किस लिए आया है कि ये क्या है कि पहली बात तो मोम्बासा कहाँ है, मोम्बासा एक शहर है जो कहाँ पे लोकेटेड है, केन्या पे। मतलब मोम्बासा घोषणा पत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि ये केन्या के एक शहर है मोम्बासा, वहां से क्या किया है, लागू किया गया है। इसका मुख्य फोकस क्या है कि जो सीमा पार जो अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियां होती है उनको क्या करना है, उससे डील करना है। मतलब कि जो इलीगल फिशिंग होती है क्रॉस बॉर्डर, उसको क्या करना, काउंटर करना। क्या काउंटर करना, काउंटर दी क्रॉस बॉर्डर इलीगल फिशिंग। इलीगल फिशिंग जो होती है क्रॉस बॉर्डर, इसको क्या करना है, इसको काउंटर करना है। अच्छा, इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, एक तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एक एशिया है, यूरोप है, और कैरिबियन सागर में जो देश है वो टोटल 15 देश इसमें क्या हुआ, सिग्नेचर किए हैं इस समझौते में। कौन सा, मोम्बासा डिक्लेरेशन में। इसका प्राथमिक कार्यान्वयन तंत्र में विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों और 24 घंटे समुद्री निगरानी बनाए रखना शामिल है। मतलब ये क्या करेगा, ये सर्विलांस करेगा, क्या करेगा, सर्विलांस करेगा, नजर बनाए रखेगा कि कौन मछली पकड़ने जा रहा है, कौन सा जहाज है, क्या कैसे, इसका क्या है, काम है। अच्छा, इसका मतलब ये वहां पर क्यों हुई, तो ऐसा था कि आवर ओशन कॉन्फ्रेंस
आयोजित हो रही थी। कहाँ पे आयोजित हो रही थी? केन्या में। केन्या पे कहाँ आयोजित हो रही थी? मैंने बताया मोम्बासा में। केन्या के मोम्बासा में क्या है कि एक आवर ओशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी। कौन सा सत्र था? 11वां सत्र था। 11वें सत्र के ओवर ओशन कॉन्फ्रेंस के 11वें सत्र की मेजबानी कौन कर रहा था? मोम्बासा शहर केन्या का। तो उसी में डिक्लेरेशन जो है पास किया गया है। और जो ये सत्र चल रहा था इसकी थीम क्या है? आर ओशन, आर हेरिटेज, आर फ्यूचर। हमारा समुद्र, हमारा विरासत और हमारा भविष्य। Mombasa Declaration recently seen in the news is an international pact aimed at curbing which of the following global challenges। हाल ही में समाचारों में देखी गई मोम्बासा घोषणा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका विशेष निम्नलिखित किस रूप से चुनौती को रोकना है? समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को, इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 11th आवर ओशन आर कॉन्फ्रेंस एंड मोम्बासा डिक्लेरेशन। मोम्बासा डिक्लेरेशन और 11th ओशन कॉन्फ्रेंस संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करिए। The declaration include a total of 15 signatory nations region from एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बिल्कुल सही बात है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप से 15 देश शामिल हुए। तो ऑफिशियल थीम ऑफ द होस्टेड ओशन कॉन्फ्रेंस आवर ओशन आवर हेरिटेज आवर फ्यूचर। ये भी सही, बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम क्या है? आवर ओशन आवर हेरिटेज आवर फ्यूचर इसकी थीम है। एक्शन प्लान इन्वॉल्व द सी ऑफ द सैटेलाइट एंड फिजिकल सर्विलांस ऑन द फिश कैचर से। बिल्कुल सही बात है। इस योजना में मछली पकड़ने जाने वाले जहाजों पर कड़ा पकड़ा भौतिक निगरानी शामिल है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बड़ी सही हो गया। मोम्बासा डिक्लेरेशन empower joint surveillance framework to inspect the suspicious vessels in the Caribbean Sea। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि कैरेबियन और एशियाई समुद्रों में संदिग्ध जहाजों का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त ढांचे को आकार की बात बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? अवैध रूप से मछली पकड़ने के कारण 15 हस्ताक्षरकर्ता देशों में भारी परिस्थिति गिरावट और आर्थिक नुकसान। हाँ, क्या होता है? नुकसान होता है। देखिए यार, इकोलॉजिकल लॉस होता है ना, क्योंकि जितनी जरूरत है मछली की, मछलियों को भी इनके प्रजनन वगैरह, समुद्र में जो प्लैंकटन होते हैं उन सब में प्रभाव पड़ता है। इस वजह से क्या है, बात सही है, दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन। अभी अभी क्या है? अक्षरा गुप्ता जी। अक्षरा गुप्ता जी कहाँ की है? ये कहाँ है? बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। क्या कर दिया? इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, घरेलू क्रिकेट में इन्होंने क्या कर दिया? रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और इस सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना ली महिला बन गई है। मतलब इन्होंने 306 रन 126 बॉल में बनाया। और ऐसा एक इनिंग में करने वाली ये दूसरी महिला बन गई है। ध्यान रखिएगा, बिहार की अक्षरा गुप्ता जी एक इनिंग में 306 रन 126 बॉल में बनाने वाली देश की दूसरी महिला बन गई हैं घरेलू क्रिकेट में। ठीक, आई बात समझ में आपको? अच्छा, और राज्य में पूर्णतः ऐतिहासिक व्यक्तिगत को ईरा गुप्ता के नाम है। और क्या है कि मतलब हाईएस्ट स्कोर किसके पास है? ईरा गुप्ता जी के नाम है। कितना रन? 450 रन। मतलब 450 रन का स्कोर है किसके नाम पे? ईरा गुप्ता जी के नाम पे, जिसका हाईएस्ट स्कोर है। और इनका स्कोर क्या है? अक्षरा जी का सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। अक्षरा गुप्ता हु रिसेंटली स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन द डोमेस्टिक इनिंग प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ विच स्टेट? बिहार। अक्षरा गुप्ता जी जिन्होंने हाल ही में घरेलू पारी में 13 शतक बनाए, किस राज्य घरेलू क्रिकेट खेलती हैं? बिहार से खेलती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वीमेन क्रिकेट माइलस्टोन इन बिहार। अक्षरा गुप्ता होल्ड एब्सोल्यूट इंडिविजुअल हाई स्कोर। नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं ना। ठीक है, बिहार के घरेलू इतिहास में अक्षरा गुप्ता का नाम सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रिकॉर्ड है। नहीं, ईरा जी का है ना। अच्छा, अक्षरा गुप्ता जी 306 रन माइलस्टोन फेसिंग 126 डिलीवरी। बात बिल्कुल सही है। अक्षरा ने 126 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की उपलब्धि हासिल की। बात बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा था? रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर रन स्कोर इन द स्टैंडिंग 450 रन बाय ईरा गुप्ता। बात बिल्कुल सही है। राज्य में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर किसका? 450 रन का। किसके द्वारा? ईरा गुप्ता जी द्वारा। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 2-3 सही हो गया आपका। 2-3 क्या हो गया आपका? सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन। अक्षरा गुप्ता इनिंग 306 रन इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन द बिहार वीमेन डोमेस्टिक हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। अक्षरा गुप्ता जी की 306 रन की पारी को बिहार घरेलू इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर की मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शीश को दिस रन 126 बॉल भाई ईरा गुप्ता स्टिल होल्ड द टॉप रिकॉर्ड विद एन इनिंग ऑफ 450 रन। क्योंकि इन्होंने ये रन 126 गेंदों पे बनाए हैं और ईरा गुप्ता ने अभी तक 450 रन की पाई है शीर्ष कार्ड पर। इसलिए तो इनका परिणाम दूसरे में शामिल है, क्योंकि ईरा गुप्ता जी इनके पे 450 रन बना चुकी हैं। इसलिए तो क्या है? ए सही, आठ इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। तो इसी तरह आप लेटेस्ट और ऑथेंटिक करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। पीडीएफ इसको आपकी आफ्टर द नीट एग्जामिनेशन आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी और सभी परीक्षाओं के लिए एप्लीकेबल है। आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।